हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पे लाए हैं आपके सामने एनटीए अभ्यास के जो इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है कि एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, इट्स हिंज्ड एट इट्स वन एंड एंड कैरीज अ ब्लॉक ऑफ मास m एट इट्स लोअर एंड। A spring of force constant K1 is installed at a distance A from the hinge and another of force constant K2 at a distance B as shown in figure. If the whole arrangement rests on smooth horizontal tabletop, find the frequency of vibration. तो पहली बात तो ये है इसमें नोट करने की कि जो ये पूरा सिस्टम है, होल अरेंजमेंट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप, यानी कि जो व्यू आप देख रहे हैं ये टॉप व्यू है कि जैसे जमीन पर ये सब कुछ अरेंजमेंट रखा है और मैं ऊपर से देख रहा हूं इस पूरे अरेंजमेंट को। तो आप समझ गए कि यहाँ पे ग्रेविटी का कोई रोल नहीं आने वाला है, बिकॉज ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इसका मोशन है इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में इसका मोशन है, ग्रेविटी अंदर की तरफ लग रही है। तो ग्रेविटी को भूल जाइए एक तरीके से, कोई यहाँ पे इसका रोल नहीं है ग्रेविटी का, और आप आंसर में भी देख सकते हैं कहीं भी ग्रेविटी नहीं आएगी। अब इसे सॉल्व कैसे करना है ये सुनिए। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है आपके सामने कि यहां एक रॉड है और रॉड के नीचे एक ब्लॉक बंधा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m, रॉड का मास है कैपिटल M, और b डिस्टेंस पे एक स्प्रिंग लगी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और यहां पर एक स्प्रिंग लगी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 के बराबर है। जितना फोर्स, अच्छा क्या दिया है, और ठीक है, होल अरेंजमेंट रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप। अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये जितना फोर्स लगा रही है इस पर उतना ही फोर्स ये लगा रही है, और पूरा सिस्टम बैलेंस है, टॉर्क जीरो है, नेट फोर्स जीरो है इसके ऊपर। ये है आपका हिंज। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसे डिस्प्लेस करता हूं बहुत ही थोड़े अमाउंट से, बहुत ही थोड़े अमाउंट से इसे मैं डिस्प्लेस करता हूं, और मैं मान लेता हूं कि वो अमाउंट जो है वो x के बराबर है। मैं x के बराबर इसको डिस्प्लेस कर देता हूं थोड़ा सा राइट में। तो ये पूरा सिस्टम है, ये कुछ ऐसा आपको दिखने लगेगा, कुछ ऐसा ये पूरा सिस्टम आपको दिखने लगेगा। ये जो डिस्टेंस है ये x के बराबर है, और ये जो एंगल घूमा है थोड़ा सा ये, वो मैं कह देता हूँ थीटा के बराबर। वो जो एंगल है वो थीटा के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो एंड है कितना मूव कर चुका होगा, बिकॉज ये वाली डिस्टेंस जो है वो b के बराबर है, एंगल जो ये घूमे हैं वो थीटा के बराबर है। तो ये डिस्टेंस जितना कंप्रेस हुई है स्प्रिंग, वो k इंटू बी थीटा के बराबर होने वाला है। k इंटू बी थीटा के बराबर इसमें कंप्रेशन आएगा इस स्प्रिंग में, k2 इंटू बी थीटा। और इस स्प्रिंग की बात करें, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो a के बराबर है, इसको थीटा डिस्प्लेस किया है, तो मैं कह सकता हूं ये वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन आने वाला है कितना, k1 इंटू a थीटा के बराबर, a थीटा के बराबर इसमें एक्सटेंशन आने वाला है। तो अब इस सिचुएशन में यदि आप फोर्सेस का डायग्राम देखें, हमारे पास जो रॉड है कुछ इस तरीके से है, थोड़ी सी टिल्टेड है, यहां आपके पास ब्लॉक रखा हुआ है, इस जगह पे फोर्स लगाया जा रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है इस पे K1 K2 K2 इंटू बी इंटू थीटा, और यहां से इस पर फोर्स लगाया जा रहा है इस तरफ K1 इंटू ए इंटू थीटा। इतना फोर्स इस पे इस तरफ लगाया जा रहा है, ठीक। ग्रेविटी जो है वो अंदर की तरफ है, और जो हिंज है, हिंज से इसकी दूरी जो है b के बराबर है, हिंज से इसकी दूरी जो है वो a के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि इस रॉड के ऊपर जो लगने वाला नेट टॉर्क है अबाउट हिंज, which is the torque which is trying to restore its position। ये क्या चाह रहा है इसको कि ये इसको इधर धक्का दे, और सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, इसको एक्सटेंड किया है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो उल्टा होने वाला है, K1 इंटू ए थीटा, माई बैड सॉरी। तो ये वाली जो रॉड है, ये वाली जो स्प्रिंग है, ये भी इसको इस डायरेक्शन में धकेलना चाह रही है, ये वाली स्प्रिंग है ये भी इसको अपनी तरफ खींचना चाह रही है। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। ये चाह रहे क्या है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस से रॉड आ जाए, ये वापस से रॉड जो इस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस की थी ये वापस से इस पोजीशन में आ जाए। तो इसका मतलब ये रीस्टोरिंग टॉर्क है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क की यदि वैल्यू निकाली जाए तो फोर्स है आपके पास K2 इंटू बी इंटू थीटा, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस एक्सिस से, दिस इज आल्सो b,
प्लस इसका जो टॉर्क है वो आप लिखें हिंज के अबाउट, सो K1 इंटू ए इंटू थीटा इज द फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है a के बराबर, ये आपके पास नेट टॉर्क मिल जाता है। और इस टॉर्क को लिख सकता हूं मैं I इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो कैपिटल M इंटू एल स्क्वायर बाई 3, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये ब्लॉक सबसे आखिरी में जुड़ा है तो मैं लिख सकता हूं प्लस स्मॉल m एल स्क्वायर के बराबर, ये पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा इज इक्वल टू K2 b स्क्वायर प्लस K1 a स्क्वायर इंटू थीटा। तो आप यहां देख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू आपको मिलता है K2 b स्क्वायर प्लस K1 a स्क्वायर, और यहाँ आपको थीटा मिल गया, नीचे आपके पास है कैपिटल M L स्क्वायर बाय 3 प्लस स्मॉल m L स्क्वायर। सो अल्फा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू थीटा लिखा है, इसका मतलब ये जो कांस्टेंट है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ये किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। और हमें निकालना क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन निकालनी है, सो ओमेगा अपॉन 2 पाई की वैल्यू निकालनी है, सो 1 अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा, ये आप पूरा एक्सप्रेशन लिख देंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा K1 a स्क्वायर प्लस K2 b स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर को चाहे आप कॉमन ले सकते हैं, सो स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई 3 आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन यहाँ आपको मिल जाता है। ठीक है, चेक कर लीजिए इससे आंसर 1 अपॉन 2 पाई K1 a स्क्वायर प्लस K2 b स्क्वायर एल स्क्वायर स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई 3, बिल्कुल ठीक किया है। तो यहाँ पे आपको मेजर जो इसमें काम करना था वो ये था कि इसे डिस्प्लेस करना था, x अमाउंट से डिस्प्लेस करें या थीटा अमाउंट से डिस्प्लेस करें, तो फिर इन स्प्रिंग्स के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स आपको निकालने थे, फिर फोर्सेस की डायरेक्शन देखनी थी और फिर आपको ये नेट टॉर्क लिखना था। तो सवाल का यदि डिफिकल्टी लेवल पे मार्क दिया जाए तो ये 4 आउट ऑफ 5 जो है डिफिकल्टी लेवल रखता है। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड बोथ द स्प्रिंग्स आर इन अनस्ट्रेस्ड पोजीशन, mass of each block is 1 kg and force constant of each spring is 10 Newton per meter. Assume pulley and strings are massless and all contacts are smooth. Then which of the following is incorrect? तो इनकरेक्ट आपको चूज करना है, कौन सा इनकरेक्ट इनमें से ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, निकालना क्या क्या है कि एक्सटेंशन के बारे में पूछा गया है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के बारे में, मैक्सिमम स्पीड पूछी है ब्लॉक ए की, ये दो बातें हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में और ऑप्शन जो है हमें मैच करने हैं। तो आप पहले इस डायग्राम को देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसे। ये आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कांस्टेंट है 10, ये आपके पास ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg और ये एक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। यहाँ एक पुली है, पुली जा रही है नीचे और पुली जा रही है दूसरी पुली पर, और इस पुली से एक ब्लॉक बंधा हुआ है, ब्लॉक बी, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है इस तरीके से। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो स्प्रिंग है, ये वाली स्प्रिंग x अमाउंट से नीचे जा चुकी है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मूव करेगी वो x डैश के बराबर डिस्टेंस मूव कर जाएगी आगे, और जो इनकी पोजीशंस हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब ये आ जाती हैं, यानी कि जब नेट फोर्स इन पे 0 हो जाते हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ये पूरा सिस्टम अब इक्विलिब्रियम में है, यानी कि स्प्रिंग के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स, टेंशन का फोर्स, सब आपस में एक दूसरे को इक्वेट कर देते हैं, और इस समय कह सकता हूं इनके पास जो स्पीड है वो इनकी मैक्सिमम स्पीड के बराबर होने वाली है। तो स्पीड यहाँ पर जो होगी वो मैक्सिमम स्पीड होगी, लेट्स कॉल दिस वी, और इसकी स्पीड को मैं क्या देता हूं वी ए के बराबर है। और ये कितना नीचे आ चुके हैं, मैंने यहाँ पे माना कि ये एक्स बी के बराबर ही नीचे आया है, और ये कितना आगे गया है, एक्स ए के बराबर आगे गया है। यहाँ एक्स डैश लिखा था मैंने, लेकिन इसको एक्स बी और एक्स ए लिख देता हूं। ठीक है, समझ में आ गया। अब पूरी रस्सी में कहीं पर भी आप एक टेंशन टी मान लीजिए, किसी भी रस्सी में टेंशन टी मान लीजिए, तो मैंने यहाँ पे टेंशन मान लिया है टी के बराबर, तो ये टेंशन कितना हो जाएगा टी, ये टेंशन कितना हो जाएगा टी, ये टेंशन कितना हो जाएगा 2t। तो मैं कंस्ट्रेंट रिलेशन को जानता हूं, मानता हूं, तो मैं टेंशन और वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से या टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले से रिलेशन बता सकता हूं एक्स बी और एक्स ए में, वी ए और वी बी में। क्या लिखूंगा कि बी वाले ब्लॉक पे टेंशन है 2t, इसका एक्सेलरेशन है, इसका डिस्प्लेसमेंट है एक्स बी,
और इस पे टेंशन कितना है T और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है XA। तो T से T कैंसिल आउट हुआ, आपको मिल जाता है XA इज इक्वल टू 2 टाइम्स XB। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ B। ये दो रिजल्ट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो आपको देखिए क्या मिलने वाला है यहाँ पे बी ब्लॉक के साथ। बी ब्लॉक के ऊपर टेंशन लग रहा है 2T के बराबर, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे 10 न्यूटन, और स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है तो स्प्रिंग इसको धक्का दे रही है कितना, K इंटू XB के बराबर। तो मैं पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे स्टैब्लिश करवा सकता हूँ, बिकॉज मैं मान रहा हूँ कि पूरा सिस्टम इस समय इक्विलिब्रियम में है और ये अपनी इनिशियल पोजीशन से XB नीचे आया है, अपनी इनिशियल पोजीशन से XA डिस्टेंस आगे चला है, तो इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स बराबर है सब। इसका मतलब 2T प्लस 10 इंटू XB इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन में फोर्स की इस पे लिख सकता हूँ, स्प्रिंग स्ट्रेच हुई है तो स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी K इंटू XA के बराबर, फोर्स लग रहा है यहाँ पे टेंशन के बराबर, तो लिखूंगा यहाँ पे T इज इक्वल टू K इंटू XA, 10 इंटू XA, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से आप टेंशन को एलिमिनेट कर सकते हैं, टेंशन की वैल्यू 10x से यहां रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा 20 टाइम्स XA प्लस 10 टाइम्स XB इज इक्वल टू 10। और XA और XB में रिलेशन हम जानते हैं कि XA इज इक्वल टू 2XB, सो आप यहां लिखेंगे XA इज इक्वल टू 2XB यानी कि 40 इंटू XB प्लस 10 इंटू XB इज इक्वल टू 10। तो यहां से XB की वैल्यू मिल जाएगी आपको 10/50 इज इक्वल टू 1/5 मीटर के बराबर, और XA की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 2 टाइम्स यानी 2/5। तो आपको मिल जाएगा XA इज इक्वल टू कितना मिल जाता है 2/5 मीटर, और XB मिल जाएगा आपको, XA है इतना और XB जो है कितना है आपके पास 1/5 मीटर के बराबर। तो आप पहले दोनों ऑप्शन चेक कर लीजिए क्या सही लिखा है ये, बिकॉज हमें गलत पकड़ना है। तो इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग यानी A, उसका एक्सटेंशन आ रहा है 1/5, यहां क्या गलती कर दी हमने, का आ रहा है 2/5, ठीक है, हॉरिजॉन्टल का 2/5, वर्टिकल का 1/5, तो इसका मतलब ये सही है और ये हमारे आंसर्स नहीं है। अब बात करते हैं मैक्सिमम स्पीड की, ए ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड हमें निकालनी है। तो मैं इस इंस्टेंट पे जब स्प्रिंग अनस्ट्रेच थी और यहां पर जो स्प्रिंग यहां स्ट्रेच्ड है, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल कर रहा हूं, या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी आप लिख सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम जैसे भी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टेंशन का कोई वर्क डन नहीं है पूरे सिस्टम पर, कंस्ट्रेंट मोशन हो रहा है पुली का, स्ट्रिंग का। ग्रेविटी का वर्क डन, नीचे कौन आया है, सिर्फ बी नीचे आया है, तो मैं इसका लिख दूंगा वर्क डन m इंटू g इंटू h कितना गया है ये b, ये जो ब्लॉक है ये मूव करा है नीचे 1/5 मीटर, सो mgh, ये इसका वर्क डन हो गया है, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग दबी है, कंप्रेस्ड हुई है तो इसका नेगेटिव वर्क डन होगा, ये भी स्प्रिंग स्ट्रेच हुई है तो इसका भी नेगेटिव वर्क डन होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस ऑफ हाफ इंटू k इंटू एक्स बी स्क्वायर विच इज 1/5 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10 इंटू एक्स ए का स्क्वायर, एक्स ए की वैल्यू जो है 2/5 है, इसका मतलब 4/25 इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो लिखूंगा हाफ इंटू, दोनों का एक का मास है 1, दोनों का मास 1 है, इंटू वी ए का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 इंटू वीबी की जो वैल्यू है VA/2 है, तो लिखूंगा यहाँ पे VA स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस इनिशियल जो पूरा सिस्टम रेस्ट में था। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके VA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये 5 से गया ये 2 बार, बचा 2, माइनस 2 से गया ये 5 बार, एक 5 से एक 5 चला गया तो आपको मिल गया यहाँ से 1/5, माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2 से गया ये 5 बार, 5 से गया ये 5 बार, और ये हो गया आपके पास 0.8 टाइम्स, 0.8 0.2, तो आपको मिल गया यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ मिल जाएगा आपको 1/2 कॉमन ले लेंगे, सो 1 प्लस 1/4 विच इज 5/4 VA स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा VA इज इक्वल टू 8/5 का अंडर रूट।
अंडर रूट ऑफ 8/5 मीटर पर सेकेंड आपको स्पीड मिलती है मैक्सिमम ए की, और यही आपका सही आंसर है, मतलब ये सही है ऑप्शन, और गलत कौन सा हो गया आपके पास, ये वाला ऑप्शन। तो डी ऑप्शन गलत हो गया। सवाल को सॉल्व करने में काफी सारी चीजें हमें निकाली थी, तो ये सवाल जो है अच्छा खासा है, इसको आप कह सकते हैं कि ये 5/5 इसे आप रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ब्लॉक को प्लेस किया है कि इंक्लाइन प्लेन पे जो मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली विद एन एक्सेलरेशन a0 इज इक्वल टू g, लेंथ ऑफ द प्लेन AC इज 1 मीटर। ये जो लेंथ है इंक्लाइन प्लेन की 1 मीटर के बराबर है, फ्रिक्शन हर जगह एब्सेंट है, तो टाइम बताइए कितना लगेगा C से A तक जाने में, कितना समय लगेगा इस ब्लॉक को। याद रखिए जब भी आपके पास कोई सिचुएशन है जिसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स एक साथ मूव कर रहे हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहे हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, तो वहां पे सूडो फोर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि ये वेज है, वेज एक्सेलरेट हो रहा है इस तरफ, और टाइम हमें ब्लॉक का पूछा है यहां से आ जाने का, और ब्लॉक जा रहा है यहां से यहां, तो दोनों को एक साथ ऑब्जर्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे मान लूंगा और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं सूडो फोर्स लगा दूंगा पहले वाले के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं ये पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू वेज, यानी कि वेज का जो एक्सेलरेशन है वेज के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 0। तो भाई ये ब्लॉक का आप डायग्राम देखिए, ब्लॉक यहां पे है, वेज रुक चुका है, लेकिन यहां पे आप न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते जब तक आप सूडो फोर्स नहीं लगाएं। तो मुझे इसके ऊपर सूडो फोर्स लगाना होगा। सूडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वेज, और डायरेक्शन होती है उसकी ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे सूडो फोर्स लगा दीजिए mg के बराबर, mg के बराबर लगेगा बिकॉज एक्सेलरेशन वेज का g के बराबर है, और एक mg लगेगा आपके पास नीचे, mg का कंपोनेंट होगा mg sin 30, और ये आएगा आपके पास mg cos 30। इस mg के कंपोनेंट करें, ये आपके पास सूडो फोर्स है, ये आएगा आपके पास mg cos 30, ये आएगा आपके पास mg sin 30। तो आप देख सकते हैं कि जो मोशन है ब्लॉक का जो मोशन है वो इस लाइन के अलोंग है, तो हमें कौन से एक्सेलरेशन से मतलब है, हमें इस वाले फोर्स के एक्सेलरेशन से मतलब है। तो नेट फोर्स अपॉन मास से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, तो इसका एक्सेलरेशन आपको मिलने वाला है इस तरफ फोर्स माइनस इस तरफ फोर्स, तो mg cos 30 माइनस mg sin 30 डिवाइडेड बाय मास, तो आपको मिल जाएगा g ऑफ cos 30 माइनस sin 30। ये आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा ब्लॉक का ऊपर की तरफ, यहां से इस डायरेक्शन में। तो टाइम आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से कि टाइम लगने वाला है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए टाइम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2l बाय एक्सेलरेशन। सो 2 इंटू लेंथ है 1 मीटर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास g इंटू cos 30 इज 1 बाय √3/2 माइनस 1/2। तो यहाँ आप देख लीजिए इसे अंडर रूट ऑफ 2, तो आपके पास 5 √3 को ऐसे रहने दीजिए -1, √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो और √3 + 1 से डिवाइड कर दो। सो √3 - 1 √3 + 1 3 - 1 2 मिल जाएगा, और आपको मिल जाएगा 1/5 इंटू √3 + 1, आपके पास 1.73 2.73 डिवाइडेड बाय 5, अगर आपके पास 0.5 2 4 अंडर रूट ऑफ 0.54, तो 7 7 49 होता है, तो 0.7 से थोड़ा सा ज्यादा कुछ आपको आंसर मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा 0.7 से थोड़ा सा कुछ आगे। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए 0.7 के आसपास कौन है, 0.74 सेकेंड। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सवाल को यदि डिफिकल्टी लेवल पे नापा जाए तो ये 3 आउट ऑफ 5 इसे आप कह सकते हैं, 3 आउट ऑफ 5 है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, एक ऑब्जेक्ट है और एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ध्यान रखें लोग मिरर पढ़ लेते हैं लेकिन फॉर्मूला लेंस वाला लगा देते हैं और इतनी सारी गलती कर देते हैं कि आंसर सही आ जाता है। आर अप्रोचिंग ईच अदर विद वेलोसिटीज 10 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड एज शोन इन फिगर, द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर। तो इस इंस्टेंट पे ये ऑब्जेक्ट जो है 15 सेंटीमीटर दूर है, मिरर की जो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर है, तो हम इमेज का लोकेशन निकाल सकते हैं इस इंस्टेंट पे। फॉर्मूला लगाऊंगा मैं 1/v + 1/u = 1/f। 1/v
प्लस 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/-10। तो ये आपको मिल जाता है 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/10। सो 150 10 15 1/v और v की वैल्यू आपको मिल जाएगी -30 सेंटीमीटर के बराबर। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट भी कर दें तो आपको क्या मिलता है, -1/v² dv/dt -1/u² du/dt। फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो ये 0 मिल जाएगा, तो आपको मिलता है dv/dt इज इक्वल टू -v² इंटू du/dt। ये आपको मिलने वाला है। और आप ध्यान रखें, जब भी आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, हम ये वेलोसिटी लिखते हैं किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर वेलोसिटी है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर वेलोसिटी है इमेज की, और du/dt का मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू मिरर वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। तो मैं ये रिलेशन एस्टेब्लिश करवा सकता हूं। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज आप निकालना चाहें मिरर के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी इमेज की, अच्छा मुझे वही तो निकालना है, तो ये मुझे निकालना है dv/dt। v जो है इमेज का पोजीशन है, ये एक्सेलरेशन मत कर देना गलती से, इज इक्वल टू -v²। सो माइनस ऑफ -30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u का स्क्वायर विच इज 15 का स्क्वायर इंटू du/dt विच इज ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में। ऑब्जेक्ट जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मिरर आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, दोनों एक दूसरे की तरफ हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 15। सो आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करिए इसको, माइनस ऑफ 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15 इंटू 15। सो 15 15 2 2 15 चौक 60। सो माइनस ऑफ 60 मीटर पर सेकंड आपको मिलने वाला है dv/dt, यानी कि इमेज का स्पीड, इमेज का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये इमेज का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। और आप देखें कि इमेज आपको मिली थी कहां पे, इमेज मिली थी आपको -30 सेंटीमीटर पे, यानी कि यहाँ पे, और इमेज का जो वेलोसिटी है आपको मिल रहा है -60 मीटर पर सेकंड से, -60 मीटर पर सेकंड से, यानी कि ये जा रहा है इस तरह 60 मीटर पर सेकंड, और मिरर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, ये वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, और मिरर जो है इस तरफ ही जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो देखिए, मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये हम निकाल चुके हैं, -60 i कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज जो मुझे निकालनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विच इज 5 - i कैप के बराबर। तो इसको आप इधर ले जाइए तो कितना आपको मिल जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस है, प्लस इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। सो -60 i कैप माइनस 5 i कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको मिल जाएगा -65 i कैप मीटर पर सेकंड के बराबर। यही आपसे पूछा गया है, तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं। ठीक, सवाल अच्छा था, इसमें डायरेक्शन का भी रोल है काफी, तो इसमें साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें कि ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, इमेज कहाँ जा रही है। तो इस सवाल को कह सकते हैं सॉलिड 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। ओके, इसके बाद हम चलें अगले सवाल की तरफ, जिसमें दिया है अ कोन ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड रेडियस हाइट इज हैंगिंग इनसाइड अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो by means of string as shown in figure. The force due to the liquid acting on the slant surface of the cone is. तो कोन का जो स्लैंट सरफेस है, इसके ऊपर जो लगने वाला टोटल फोर्स है वो कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए यहां हो क्या रहा है, एक रस्सी से कोन को लटकाया गया है, और एक बात जो यहां पे आपको ध्यान रखनी है, ये जस्ट डूबी हुई है कोन, जस्ट डूबी हुई है, जस्ट डूबी हुई है। जो हाइट इसकी सरफेस से है वही इस कोन की हाइट है। कोन ऐसे लगी है जी, कोन ऐसे लगी है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पर फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर इनटू एरिया, 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 इस तरीके से। और इस वाले सरफेस पे फोर्स लगा रहे हैं इस तरीके से, नीचे वाले सरफेस पर फोर्स लग रहा है इस तरीके से। अब इस पूरे सिस्टम पर जो लिक्विड के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स है किसके बराबर होता है, बायंसी फोर्स के बराबर होता है।
तो यदि मैं इन सारे फोर्सेस को मैं दिखा दूं कि ये F1 है, इस फोर्स को दिखा दूं मैं ये F2 है, इस फोर्स को दिखा दूं ये भी F2 है, बिकॉज ये आइडेंटिकल है, तो आप देखिए बेटा क्या होगा कि F2 के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक F2x होगा, एक कंपोनेंट होगा F2y। ऐसे ही इस F2 के कंपोनेंट होंगे F2x, एक कंपोनेंट होगा F2y। सो F2x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और F2y जो है ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि स्लैंट सरफेस पर जो नेट फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो F स्लैंट जो है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स F2y के बराबर। ठीक है, और हमें इससे मतलब है, हमें यही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम की मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख सकता हूं कि F1 जो है ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ जो है लग रहा है माइनस ऑफ F स्लैंट, और ये नेट फोर्स कहलाता है बायंसी फोर्स के बराबर। और बायंसी फोर्स को हम लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज, पूरी कौन डूबी हुई है, सो पाई आर स्क्वायर H/3, ये वॉल्यूम हो गया, सबमर्ज वॉल्यूम इनटू जी। अब देखिए मुझे स्लैंट जो फेसेस हैं उन पे लगने वाला फोर्स निकालना है, तो F स्लैंट को क्या लिखूंगा मैं, F स्लैंट इज इक्वल्स टू F1 माइनस रो पाई आर स्क्वायर Hg/3। तो F1 जो है वो क्या है, इस बॉटम पर लगने वाला फोर्स, और इस फोर्स को तो हम निकाल सकते हैं बिकॉज इस पूरी जगह पर प्रेशर यूनिफॉर्म है। इस पूरी जगह प्रेशर कितना है, वाटर की वजह से रो जी एच के बराबर है, तो मैं रो जी एच इंटू ये बेस का एरिया लिख सकता हूं, फोर्स लगने वाला है बॉटम वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से। क्या जाए आपके पास, रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस रो जी एच पाई आर स्क्वायर बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2/3 इंटू रो जी एच पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा स्लैंट फेसेस पर लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि बायंसी फोर्स क्या होता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो पानी में डूबा हुआ है उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है लिक्विड मॉलिक्यूल्स के द्वारा, उनका नेट रिजल्टेंट फोर्स बायंसी फोर्स कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि जो स्लैंट सरफेसेस हैं उनके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो F स्लैंट मान लिया हमने, और नीचे की तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो प्रेशर इनटू एरिया मान लिया। अच्छा, अब कोई सवाल दिमाग में आएगा कि सर ये प्रेशर इनटू एरिया क्यों नहीं लिखा। यार देखिए, इसकी हाइट हर जगह चेंज होती जा रही है, इसका मतलब हर जगह का प्रेशर अलग अलग है, तो हर एक जगह प्रेशर अलग अलग है, तो नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसके ऊपर फोर्स निकालना। तो हमने इसको तो वेरिएबल की तरह ट्रीट किया है, लेकिन इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं बिकॉज यहाँ हर जगह प्रेशर सेम है। सो फोर्स इसका, फोर्स इन दोनों का, वो टोटल फोर्स बायंसी फोर्स के बराबर कर दिया है। तो मैंने इनकी वजह से लगने वाला जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो कैलकुलेट कर लिया, कितना है आपके पास, 2/3 रो जी एच पाई आर स्क्वायर के बराबर। इसके बाद हम चलें इस सवाल को डिफिकल्टी लेवल पे यदि नापना चाहें तो कह सकते हैं कि इट्स 4 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5 इसे कहा जा सकता है। ठीक, यदि ये क्लिक कर जाए तो कर सकते हैं एक बार में, क्लिक नहीं हो तो फिर आप बैठे रह जाओगे इसमें। ओके, इसके बाद हम चलें अगले सवाल की तरफ जिसमें दिया है, अ लार्ज स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M is fixed at one position and two identical particles each of mass small m are kept on a line passing through the center capital M. The point mass is connected by a rigid massless rod of length L, and this assembly is free to move along the line connecting them. All these masses interact only through their mutual gravitational attraction. When the point mass nearer to capital M is at distance r is equals to 3L from capital M, then the tension in the rod is 0 for M is equal to this. तो बहुत सारी ब्ला ब्ला यहाँ पे साथ में लिखी गई है, आप एक बार नजर मारें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। सब मतलब नॉर्मल चीजें यहाँ पे हो रही हैं। तो इस इंस्टेंट पे जब इसकी डिस्टेंस सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से हो जाती है 3L के बराबर, तो हमें बताना है कि स्मॉल m की क्या वैल्यू पर टेंशन इसमें 0 हो जाए। टेंशन 0 हो जाए इसका मतलब ये रॉड 0 के बराबर फोर्स लगाए इन पार्टिकल्स के ऊपर। तो मैं एक पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं जो पास में है, जो स्फीयर के पास में जो पार्टिकल है ये वाला, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो इस स्फीयर, इस पार्टिकल को बड़ा स्फीयर अपनी तरफ खींच रहा है, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 9L का स्क्वायर, इतने फोर्स से। ये जो पार्टिकल है इसको अपनी तरफ खींच रहा है कितने फोर्स से, G स्मॉल m स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। ऑफ कोर्स क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, इनका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा,
तो मैंने मान लिया इसका एक्सेलरेशन है इस पर। टेंशन 0 के बराबर हमसे कहा गया है कि टेंशन 0 मानना है, टेंशन 0 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा कि जो नेट फोर्स है वो कितना है आपके पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स में लिख सकता हूँ G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 9L स्क्वायर माइनस ऑफ G स्मॉल m स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर इज इक्वल टू मास पार्टिकल का m, एक्सेलरेशन है, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सिमिलरली दूसरे पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। इसके ऊपर लगने वाले फोर्स इस पार्टिकल की वजह से है और इस स्फीयर की वजह से है, और इसका एक्सेलरेशन भी इस तरफ है। तो मैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन दूसरे पार्टिकल के लिए भी लिखूंगा जी एम स्मॉल m, यहां से यहां का डिस्टेंस हो जाएगा 4L के बराबर, तो इट्स 16L स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल्स टू m इनटू a, इक्वेशन नंबर 2। एक्सेलरेशन से कोई मतलब हमें है नहीं, तो आप चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं कि ये इसके ही बराबर है। तो आपको देखिए क्या मिल जाएगा, इन दोनों को तो हटा दीजिए, ये इसके बराबर करना है, तो ये जब इधर आएगा, ये जब इधर आएगा, ये जब इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यों लगाया मैंने, दोनों तो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ये प्लस है, ठीक। इसको इधर ले जाइए तो बन जाएगा ये 2 टाइम्स जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, और ये इसको इधर ले जाएंगे तो 1/9 माइनस 1/16 कितना हो गया, 7/144। सो 7/144 जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L स्क्वायर आपको मिल जाएगा। L स्क्वायर से L स्क्वायर गया, एक M से एक M गया, G से G गया, तो आपको यहां से मिल जाएगा 7 कैपिटल M डिवाइडेड बाय 144 इज इक्वल टू, यहां मिल जाएगा आपको 2 स्मॉल m। तो यहां से स्मॉल m की वैल्यू मिल जाएगी आपको 7 कैपिटल M डिवाइडेड बाय 288। सो 7 कैपिटल M बाय 288 हमारा आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे k की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब 7 हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल इतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी डरावनी लग रही है एक बार देखने से कि यार पता नहीं हो नहीं हो। तो इस सवाल को आप देख सकते हैं कि इट्स 4 आउट ऑफ 5। लोग एक्सेलरेशन भूल जाते हैं, सिर्फ ऐसे ही बैलेंस कर देते हैं, मतलब एक्सेलरेशन भूल ही जाते हैं, एक्सेलरेशन भी लगाना है और गलत हो जाता है सवालों का। तो 4 आउट ऑफ 5 इसे दे सकते हैं।